लाइव ओके। हेलो बच्चों, कैसे हैं भाई लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे बैच लक्ष्य जय हिंदी 2.0 2026 में। क्या हाल है जनता? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते। क्या हाल है भाई लोग? क्या मेरी आवाज सबको ठीक से आ रही है? क्या मैं सबको सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से मुझे बता दो ताकि हमें पता चले कि भैया शुरू करी जा सकती है क्या कक्षा। यस, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हेलो, राम राम, प्रणाम, गुड इवनिंग। क्या हाल है जनता भाई? बच्चे सर वो पॉज वाले को प्ले करो उधर। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आपकी क्लास तो वेंसडे को होती थी, आपकी क्लास आज कैसे हो रही है, राइट? तो आपको टाइम टेबल का चेंज दिख गया होगा। अब हमारी क्लासेस जो हैं वो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे हुआ करेगी, रादर देन वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, है ना? टाइम टेबल में थोड़ा चेंज हो गया है तो वो आपको बता दिया गया होगा, इसी वजह से हमारी क्लास आज हो रही है ना? बढ़िया जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जल्दी बताएं, मेरी आवाज सबको आ रही है क्या? हाँ भाई, आई होप आप सबका रक्षाबंधन बहुत बढ़िया गया होगा, है ना? सबने फेस्टिवल को बहुत एंजॉय किया होगा। एंड मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, ऑल्दो ये मेरा सिर्फ वहम होगा, कि भैया थोड़ी बहुत हमने पढ़ाई भी करी होगी। हाँ जी, पढ़ाई करी थी क्या? कोई बैकलॉग, कोई पुराना पेंडिंग काम, कोई पुराने मॉड्यूल के सवाल जो बचे हुए थे, हमने ट्राई वगैरह करके देखे? जल्दी बताइए। आप लोगों का टेस्ट आने वाला है ना, उस टेस्ट में आप लोगों को वैद्युत रसायन मिलेगा और रासायनिक बल गतिकी मिलेगा। ये दो चैप्टर है। केमिस्ट्री 5 डेज नहीं होगी, केमिस्ट्री 4 डेज होगी। पहले भी 4 डेज होती थी, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, अब मंडे से थर्सडे होगी। सही है जी, बढ़िया। ओके, आखिरी चैप्टर है अपने तो खैर दूसरा लेक्चर है ना ये, बस तो इस हफ्ते में मैक्सिमम पार्ट निपट जाएगा, राइट? ओके, नेक्स्ट वीक में चैप्टर खत्म, फिर अगला पोर्शन शुरू होगा। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलिए आइए भाई, ढंग से बातचीत करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? मैंने पिछली क्लास में गैल्वेनी सेल के बारे में बात करी थी और लवण सेतु का डिस्कशन शुरू किया था। तो आज मैं थोड़ा लवण सेतु के बारे में दोबारा बात करूंगा। लवण सेतु के बारे में बात होने के बाद आज हम ई नॉट सेल की बात करेंगे और उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, उस पर सवाल करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे तरह तरह के सवाल, क्या पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है, हर चीज के बारे में बात होगी। बढ़िया है, बहुत अच्छे शिवम पटेल, बहुत बढ़िया। 1.2 के हो तो बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यार देखो, ये चैप्टर अभी सेकंड लेक्चर है, मुझे इसमें आज के लेक्चर के बाद 6 से 7 लेक्चर और चाहिए। तो हमें अभी बस 6 से 7 बार और मिलना है, उसके बाद अपना पार्ट एक बार खत्म हो जाएगा, फिर हम दिसंबर में मिलेंगे। सर आप तो रोज रोज यही बात कह देते हो, तो मैं रोज इसलिए बात ही कहता हूं ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि भाई कुछ ही दिन बचे हैं जाजू सर के साथ, जो सीखना है वो सीखते हैं, क्लास में ध्यान देते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री एक बार निपट गई, फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आएगी। ये केमिस्ट्री का एक सेगमेंट है जो खत्म होने जा रहा है, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? बढ़िया है, ठीक है। अरे यार, जनरली पता है क्या होता है, हमारी मंडे को कोई क्लास नहीं होती है, हम सुबह क्लास लेते हैं और हम फ्री हो जाते हैं, फिर रात को 8 बजे क्लास होती है, तो बीच में हम जाके सो जाते हैं। अब कल हम गए हुए थे राखी पे अपने रिलेटिव्स के पास, वहां अचानक से मैसेज आया कि सर ऐसा ऐसा है, आपकी तो कल क्लास होगी। अब हमारा बना बनाया प्लान भाई फिर हमें खराब करना पड़ा, नहीं तो हमने सोचा था कुछ और प्लान करेंगे, कहीं जाने का सोचा था, कुछ गेस्ट वगैरह आए हुए थे, कजन्स आए हुए थे, सबसे मिलना था। बट चलो ठीक है, तुमसे मिल लिए वो भी मजा ही है, तो हमने कहा चलो कोई नहीं सर, क्लास लगा दो, बढ़िया है। बच्चे कह रहे सर आपने राखी नहीं बांधी हुई। भाई मैंने राखी बांधी थी बहुत सारी, पर मेरे को ना ये मतलब हाथ में एक टाइम के बाद में चुभने लग जाती है राखी। मतलब सोने की कोशिश करो तो हाथ में अड़ती है, कुछ भी काम करो। तो तुमने नोटिस किया होगा मैं घड़ी वड़ी भी नहीं पहनता हाथ में कभी, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मैंने बस वो थोड़ी देरी में बांधता हूँ राखी, 1-1.5 घंटे में मैंने उतार दी थी। ठीक है, तो बस वही है सीन। मेंस में कितना नंबर लाना पड़ता है बेटा? अच्छे कॉलेज के लिए 300 में से 200 नंबर लाने पड़ेंगे कम से कम। 300 में से 200 नंबर लाने पड़ेंगे कम से कम। हाँ बेटा, जयपुर आना नहीं हो पाया, मेरे कजन्स यहीं आ गए थे, मेरी बहन यहाँ पे है ही मेरे साथ में, बाकी जो कजन्स है वो भी आ गए, तो हमने यहीं राखी बना ली थी। जयपुर देखते हैं दिवाली पे आएंगे या फिर कब आएंगे पता नहीं, न्यू ईयर पे आएंगे मे बी। राजेंद्र यादव जी बहुत बहुत खुश रहो, बहुत बहुत खुश रहो। यस, तुम ये देखो समय कितनी तेजी से जा रहा है। मुझे कल ये एहसास हुआ कि अगस्त ऑलरेडी चल रहा है, अगस्त ऑलरेडी चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बचे हैं। 2025 खत्म हो जाएगा, ये वाला साल लिटरली पता नहीं चला कहां चला गया। सिर्फ 4 महीने बचे हैं और 2025 खत्म। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, तुम देखो,
अभी इस महीने में अब जन्माष्टमी आ जाएगी, है ना, तुम्हारे जाजू सर का बर्थडे आ जाएगा, अगस्त खत्म। सितंबर के अंदर तुम्हारे एंड तक नवरात्रे आ जाएंगे, चलो जी। अक्टूबर में तुम्हारा दिवाली आ जाएगा, दशहरा आ जाएगा। नवंबर बचेगा जो ऐसे ही जाएगा। देन दिसंबर के अंदर साल खत्म हो ही जाता है। क्यों कह रहा हूं मैं ये बातें? मैं ये कह रहा हूं कि अब हर महीने कुछ ना कुछ लगा रहेगा। अगर हर महीने कुछ ना कुछ लगा रहेगा, जनवरी में तुम्हारे प्री बोर्ड्स, फरवरी में तुम्हारे बोर्ड्स, फरवरी एंड में, एंड जनवरी में तुम्हारा जेई मेंस भी होगा। दिसंबर में तुम्हारे प्री बोर्ड्स, जनवरी में तुम्हारा जेई मेंस, फरवरी एंड तक तुम्हारे बोर्ड्स, मार्च में भी बोर्ड्स चलते हैं होली तक, अप्रैल में तुम्हारा फिर से जेई मेंस, मई में रिजल्ट, जून में एडवांस। तो बस ये जो 4 महीने 3 महीने है ना, यही तुम्हारे लिए कुछ काम के हैं। दिसंबर से लेके अगले मई जून तक का जो टाइम है वो तुम्हारा इतना पैक होगा, तुम्हें खुद नहीं पता वो 6 महीने तुम्हारे कैसे चले जाएंगे। क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ होता रहेगा, एग्जाम्स होते रहेंगे, रिजल्ट्स आते रहेंगे, एंड जून के बाद तुम कॉलेज सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, फिर कॉलेज सिलेक्शन का टाइम आ जाएगा। तो इतनी सारी चीजें आने वाली है। तो जितना भी टाइम बचा है कुल मिला के, अभी 3 महीने और बचे हैं जिसमें तुम एक टेंशन फ्री तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। दिसंबर के बाद में स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ जाएगा दिमाग में। जिनको ये बात अभी भी नहीं रियलाइज हो रही उनके लिए बहुत खतरे की घंटी है, क्योंकि अब ये जो त्योहार आएंगे हर महीने कुछ ना कुछ लगा रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। सलीम सर कोटा रहते हैं ना बेटा, यहां कैसे बुलाए, सलीम सर कोटा है, राइट। तो इस वजह से दिक्कत आती है। फिर अब जैसे गोलू कह रहा है कि मैं अप्रैल को टारगेट करूंगा, तो ब्रो ये चीज सबसे गलत डिसीजन है। कोशिश यही कर कि जनवरी तक तेरा कोर्स हो जाए पूरा, क्योंकि अप्रैल तक के लिए तो तेरे को उस टाइम एडवांस की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर अगले महीने एडवांस भी होगा। तो ऐसा तो है नहीं 1 महीने में कोई जादू हो जाएगा, और फिर तेरे बोर्ड्स भी आएंगे बीच में। तो जनवरी वाले को अच्छे से देना है, चाहे सिर्फ 12वीं का कोर्स बढ़िया से करके दें हम, बट उतना कोर्स अच्छे से करना है। तो ध्यान दीजिए प्लीज कोर्स के ऊपर, ठीक है। सिलेक्शन निकालने की कोशिश करनी है हमें, 2.0 बैच से भी सिलेक्शन लाना है, और सबको उतना ही कंटेंट दिया जा रहा है, वैसे ही मेहनत कराई जा रही है। ध्यान दीजिए प्लीज, ठीक है। कुछ अच्छे बच्चे हैं इस बैच के अंदर, जैसे स्वरित है, एक निक्की करके एक बच्ची है ना। आप लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं और अच्छी मेहनत करें, सिलेक्शन निकालने की पूरी कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा बाकी बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, बाकी बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट यस प्लीज सब लोग ट्राई करें अच्छे से अच्छा कर पाए, ठीक है। एक कह रहा है सर आज आप थोड़े अलग लग रहे हो, तो अलग इसलिए लग रहे हैं क्योंकि भाई हेयरकट वेयरकट करा लिया अपन ने। अपन पिछले हफ्ते बड़े गंदे हाल में थे, दाढ़ी बड़ी पड़ी थी, बाल बड़े पड़े थे, हाल खराब हो रहा था, राइट। तो हमने इस बार थोड़ी मेहनत कर ली है, थोड़ी शक्ल सुधार ली है, दैट्स इट, ठीक। चलिए 11th के लिए मंजिल सीरीज शुरू होगी, रिवीजन होगा, सब कुछ होगा, बट जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दे। 11th आप वहां से रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए जी शुरू करेंगे आप। ओके साहब, आइए भाई स्टार्ट करते हैं, आइए भाई स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, ये मैंने रूल बनाया है, ये मैं अपने हर बैच में करता हूं। हम शुरुआत के 10 मिनट हमेशा बात किया करेंगे, क्या चल रहा है आसपास, क्या पढ़ाई, कभी हंसी मजाक, कभी मोटिवेशनल बात। 10 मिनट हम बात करेंगे, फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हमने वो 10 मिनट 8 मिनट बात करी, अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। बेटा मैंने पिछली क्लास में गैल्वेनी सेल का डिस्कशन शुरू किया था। मैंने आपको बताया था कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कैथोड तक जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बाहरी सर्किट जो है वो बैलेंस हो जाता है। आंतरिक सर्किट के लिए लवण सेतु की आवश्यकता होती है। लवण सेतु क्या होता है? एक कांच की उल्टी रखी हुई यू ट्यूब होती है, जिसका एक हिस्सा एनोडिक कंपार्टमेंट में होता है, एक हिस्सा कैथोडिक कंपार्टमेंट में होता है। मैंने बोला था इसके अंदर हम लोग क्या भरते हैं? KCl, KNO3, NH4Cl, NH4NO3, इस तरीके के अक्रिय वैद्युत अपघट्य भरते हैं। इन्हें अक्रिय वैद्युत अपघट्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेन मुख्य सेल अभिक्रिया को डिस्टर्ब नहीं करते, और इसके साथ साथ इनमें आगर आगर जेल भरा होता है। उससे क्या होता है? गाढ़ापन रहता है यहाँ पे, गाढ़ापन रहता है यहाँ पे। जहां धनात्मक आवेश ज्यादा होता है वहां इसमें से ऋणायन निकलता है, जहां ऋणात्मक आवेश ज्यादा होता है वहां इसमें से धनायन निकलता है, और उस एक्स्ट्रा चार्ज को बैलेंस कर देता है ताकि सर्किट बाहरी रूप आंतरिक रूप हर तरीके से उदासीन हो जाए। अगर सर्किट हर तरीके से उदासीन हो जाएगा तो हमारा काम बन जाता है, टनटनाटन हो जाता है, हमारा सेल रेडी है, ठीक है। ये सारी बात मैंने आपको सिखा दी थी, लवण सेतु के बारे में बात बता दी थी, पर लवण सेतु के कुछ खास पॉइंट्स हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं। लवण सेतु के बारे में कुछ खास पॉइंट्स हैं, कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक करके लिखता हूं उन पॉइंट्स को।
सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। क्या होते हैं लवण सेतु के पॉइंट्स? आइए एक एक करके शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लवण सेतु के बारे में पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हमने बोला इसके अंदर भरा हुआ, इसके अंदर भरा हुआ अक्रिय वैद्युत अपघट्य, इसके लिए भरा हुआ अक्रिय वैद्युत अपघट्य मुख्य सेल अभिक्रिया में कभी हिस्सा नहीं लेता। जो मैंने वैद्युत अपघट्य इसमें अंदर भरा है वो कभी भी मुख्य सेल अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेता। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, लवण सेतु सर्किट में आंतरिक उदासीनता, लवण सेतु सर्किट में आंतरिक उदासीनता मेंटेन करता है। लवण सेतु सर्किट में आंतरिक उदासीनता मेंटेन करता है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? एक तो आंतरिक उदासीनता वाली बात हो गई, एक अक्रिय वैद्युत अपघट्य मुख्य सेल अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेता, ये वाली बात हो गई। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट हमने क्या बोला? यहां अक्रिय वैद्युत अपघट्य में मौजूद यहां अक्रिय वैद्युत अपघट्य में मौजूद धनायन एवं ऋणायन की, अक्रिय वैद्युत अपघट्य में मौजूद धनायन एवं ऋणायन की आयनिक वेग हमेशा समान रहते हैं। धनायन एवं ऋणायन के आयनिक वेग हमेशा समान रहते हैं। जैसे कि अगर मैंने केसीएल यूज किया, जैसे कि अगर मैंने अंदर अक्रिय वैद्युत अपघट्य में केसीएल यूज किया, तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें दो आयन है, के प्लस और सीएल माइनस। तो अगर ये लवण सेतु में यूज हो रहे हैं, इसका मतलब जो के प्लस का आयनिक वेग है और जो सीएल माइनस का आयनिक वेग है, ये हमेशा समान होगा। ये जो म्यू है, ये जो म्यू है, इसका मतलब होता है आयनिक वेग। तो पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन के जो आयनिक वेग है वो हमेशा क्या होंगे? समान होंगे। इसी तरीके से अगर मैंने कभी KNO3 यूज किया, तो हम बोलेंगे कि जो K प्लस का आयनिक वेग है और जो NO3 माइनस का आयनिक वेग है वो हमेशा क्या होगा? समान होगा। इसी तरीके से जो NH4Cl है, तो हम बोलेंगे कि अगर इसे अक्रिय वैद्युत अपघट्य में यूज कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे इनके आयनिक वेग हमेशा आपस में समान होंगे। सर ये क्यों आप कह रहे हो कि समान होंगे? बेटा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने लवण सेतु में ये वैद्युत अपघट्य किस लिए डाला है? ताकि मेरा सर्किट टाइम से उदासीन हो जाए। तो आप सोचो, मैं चाहता हूं कि जिस स्पीड से यहां से ऋणायन आएगा, उसी स्पीड से यहां से धनायन आना चाहिए। क्यों? ताकि एक ही समय पे दोनों साइड उदासीनता हो जाए, सेम समय पे दोनों साइड उदासीनता हो जाए। सपोज ऐसा हो गया कि धनायन यहां 4 आ गए, ऋणायन वहां 3 ही गए, या धनायन वहां 3 आ गए, ऋणायन यहां 4 ही आए, तो बेटा जी कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाएगा ना।
तीन धनायन तीन ऋणायनों को उदासीन करेंगे, तीन ऋणायन तीन धनायनों को उदासीन करेंगे, तो अगर कहीं चार आ गए तो एक एक्स्ट्रा रह जाएगा, और एक एक्स्ट्रा रह गया तो उसकी वजह से उदासीनता डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम चाह रहे हैं कि जिस स्पीड से K प्लस आए उसी स्पीड से Cl माइनस आए, दोनों साइड उदासीनता या आयनिक वेग क्या रहने चाहिए, सेम। उदासीनता क्या होनी चाहिए, सेम टाइम पे। नहीं समझ आई बात? देखो ध्यान से, मैंने ये बोला कि सपोज मैं कह रहा हूं कि यहां बीकर में Zn+2 की मात्रा है 3, और यहां बीकर में सल्फेट आयन की मात्रा भी है 2। अब मैं क्या करूंगा कि भाई यहां से आएगा Cl माइनस, यहां से आएगा K प्लस। तो भाई यहां पे और यहां पे K प्लस और Cl माइनस, सपोज यहां भी सल्फेट आयन है 3, अब यहां और यहां K प्लस और Cl माइनस के जाने का जो वेग है वो सेम होना चाहिए कि 3 K प्लस यहां जब ही पहुंचे जब यहां 3 Cl माइनस पहुंच रहे हैं। सपोज करो यहां K प्लस जल्दी पहुंच गए, Cl माइनस या लेट पहुंचा, तो ये वाला पोर्शन जल्दी उदासीन हो जाएगा इस वाले के कंपैरिजन में। यानी कि हमेशा ही यहां पे एक पोर्शन जल्दी उदासीन होगा दूसरे के कंपैरिजन में। ओवरऑल सर्किट उदासीन नहीं होगा एक टाइम पे। हमें सेम समय पे उदासीनता मेंटेन करानी है। अगर सेम समय पे करवानी है तो उसका मतलब है कि दोनों साइड सेम वेग के साथ धनायन और ऋणायन जल्दी जल्दी पहुंचने चाहिए। तो ये रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि धनायनिक वेग हमेशा, धनायन और ऋणायन का आयनिक वेग हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है जी, बढ़िया है, ओके है, बहुत सही, ठीक। अगर ये 3 पॉइंट क्लियर है तो चौथा पॉइंट, बेटा आप लोगों ने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं, क्योंकि मुझे अगले लेक्चर में बताना था, यानी कि आज बताना था। आप लोग एक बात सोचो, मैंने आप लोगों को यह कहा था कि मैं यहां पे कॉटन वूल लगाता हूं और इसके अंदर वो अपना पूरा सेटअप भरता हूं, आगर आगर और अक्रिय वैद्युत अपघट्य। बट आपने कभी सोचा है कि अगर मैंने यहां पे खाली कांच की ट्यूब रख दी, मैंने दोनों साइड ना तो कॉटन लगाया ना मैंने इसके अंदर वो चीज भरी, अगर अगर भी नहीं भरा, KCl KNO3 कुछ भी नहीं भरा, अगर मैंने खाली ये कांच की ट्यूब रख दी तो काम नहीं चल सकता था क्या? तो होता क्या, होता ये, सपोज अगर आपने ये कांच की ट्यूब खाली रख दी होती तो यहां जो एक्स्ट्रा धनावेश है वो यहां पे चढ़ जाता, यहां जो एक्स्ट्रा ऋणावेश है वो इसमें आ जाता, ये धनावेश इधर जाता, ये ऋणायन इधर आता, अल्टीमेटली यहां धनायन और ऋणायन एक दूसरे से मिलते। और ऐसा देखा गया कि जब यहां का द्रव और वहां का द्रव एक दूसरे से मिलता है इस कांच की ट्यूब में, तो सपोज करो यहां पे जो आपका सेल है वो 2 वोल्ट विभव जनरेट कर रहा है, तो यहां -2 वोल्ट जनरेट होता है और अल्टीमेटली सेल क्या पड़ जाता है, बंद। अल्टीमेटली सेल क्या हो जाता है, बंद। अगर अल्टीमेटली सेल बंद हो जाता है, इस वजह से हमें यहां कॉटन लगा के रखनी पड़ती है और इसके अंदर एक अलग सॉल्यूशन भर के रखना पड़ता है। लोगों ने ये दिमाग लगाया कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुमने ये सारी बकैती इसलिए करी है क्योंकि तुम एक्स्ट्रा पॉजिटिव और एक्स्ट्रा नेगेटिव को हटाना चाहते हो। तो क्यों ना हम ये करें कि हम एक कांच की ट्यूब डाल देते हैं, एक्स्ट्रा पॉजिटिव इसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव इसमें आ जाएगा। पर हो ये रहा था कि वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव और एक्स्ट्रा नेगेटिव जब इसमें गया तो उस वजह से जैसे ही जिस पॉइंट पे वो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से टकराए, सेल बंद पड़ गया। क्योंकि ऐसा देखा गया कि जितना विभव ये सेल बाहरी सर्किट से बना रहा था उतना ही विभव नेगेटिव वैल्यू के साथ अंदर बनने लग गया, और इस चीज को हमें बचाना था क्योंकि हमारा सेल खराब हो जाता। तो इस वजह से हमने दोनों साइड कॉटन लगाई और हमने दोनों साइड वो एक विलयन भरा और हमने कहा इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा, इसके अंदर से बाहर आएगा और जो भी होगा वो यहां पे अलग अलग बैलेंस कर देगा। ये जो द्रवों का दोनों साइड से द्रवों का चढ़ के एक साथ जाना और यहां पे मिलना, एक जंक्शन बनाना, एक संधि बनाना, इस वजह से जो विभव जनरेट होता है उसे कहते हैं द्रव द्रव संधि विभव। क्या कहते हैं, द्रव द्रव संधि विभव। तो हम कहते हैं ये जो लवण सेतु है, द्रव द्रव संधि विभव बनने से, द्रव द्रव संधि विभव बनने से रोकता है, क्योंकि उसके बनने से
सेल बंद हो सकता है। तो ये जो द्रव द्रव संधि विभव है, ये फंडा आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पे कॉटन वूल इसलिए लगाया जाता है, अंदर विद्युत अपघट्य इसलिए भरा जाता है कि अदरवाइज ये दोनों लिक्विड अप की साइड से आपके क्या होंगे, अंदर चढ़ जाएंगे और एक संधि बना लेंगे। संधि बनाने से विपरीत विभव बनेगा सेल के विभव से, और सेल आपका बंद हो जाएगा। समझने हैं क्या बात? क्लियर है क्या? तो लवण सेतु के बारे में ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इन पे डायरेक्ट सवाल आते हैं, जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, और ये चारों पॉइंट्स बेहद इंपॉर्टेंट है। ये चारों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे डायरेक्ट सवाल आते हैं और हमें वो सवाल गलत नहीं करने। क्लियर है भाई? डन है? पक्का? तो मैंने इस तरीके से सर्किट की आंतरिक उदासीनता का ध्यान रखा। अब मैं आता हूं वापस पुरानी बात पे। अब मैं आता हूं वापस, अगर अगर बेटा जेलेटिन का पदार्थ होता है, जेली जैसा मटेरियल होता है, ठीक है, वो गाढ़ापन बनाने के काम आता है और उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे। चलिए, तो मैं बिना क्लास का डिस्टरबेंस खराब किए चैट को दोबारा ऑफ करता हूं और अब मैं आता हूं कि मेरी सेल अभिक्रिया क्या है। मैंने यहां बोला कि मुख्य सेल अभिक्रिया में ये लोग हिस्सा नहीं लेते, बट अभी तक हमने ये तो पढ़ा ही नहीं है कि मुख्य सेल अभिक्रिया है क्या। तो मुख्य सेल अभिक्रिया कैसे समझेंगे? तो मैं अगर यहां आपको सेल अभिक्रिया समझाने लगूं, अगर मैं यहां आपको सेल अभिक्रिया समझाने लगूं, तो आप ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया था एनोड पे जिंक का इलेक्ट्रॉन का हानि हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, और कैथोड पे कॉपर इलेक्ट्रॉन का लाभ कर रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है। तो अगर आप यहां पे नोटिस करने की कोशिश करेंगे, तो हमने बोला कि एनोड पे क्या हो रहा है, जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन की हानि कर रहा है, और कैथोड पे क्या हो रहा है कि जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन का लाभ कर रहा है। समझ पा रहे हो आप? जिंक इलेक्ट्रॉन की हानि कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन का लाभ कर रहा है। ये दो प्रक्रिया हो रही है। तो अगर आपको सेल अभिक्रिया लिखनी है, तो देखो ये दोनों तो अर्ध अभिक्रियाएं हैं, और अर्ध अभिक्रिया का कोई अस्तित्व नहीं होता। मैंने आपको सिखाया था कि मैं आपको समझाने के लिए इतना सा पार्ट पहले समझा रहा हूं, फिर ये वाला हिस्सा अलग से समझाऊंगा, बट इन दोनों का कोई अस्तित्व अलग अलग नहीं है। जब ये दोनों एक साथ तार से जुड़ेंगे तब इनका अस्तित्व होगा, है ना? तो ये दोनों अर्ध अभिक्रियाएं हैं। अकेला ऑक्सीकरण कभी नहीं होता, अकेला अपचयन कभी नहीं होता। हमने बोला ये जो प्रथम अभिक्रिया है इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि जिंक की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, या आप ये कह दो कि इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है। इसी तरीके से जो दूसरी अभिक्रिया है इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या घट रही है या इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है ना? तो बेटा जी ये अकेले अकेले इनका कोई तुक नहीं है, बट जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, और आप इन दोनों को इस तरह से जोड़ेंगे कि जो मुख्य सेल अभिक्रिया आएगी उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। आप इन दोनों को इस तरीके से जोड़ेंगे कि जो फाइनल अभिक्रिया आएगी उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। तो वहां की 2 इलेक्ट्रॉन की हानि यहां की 2 इलेक्ट्रॉन के लाभ से हो जाएगी कैंसिल। तो हमने बोला जो फाइनल अभिक्रिया आई वो आई Zn सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस, इससे बनेगा Zn प्लस 2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अपचयन हो रहा है। ऐसा करने पे 2 इलेक्ट्रॉन का आपस में कैंसिलेशन हो रहा है, और जब ये कर दिया, ये अभिक्रिया आ गई, तो यहां ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। और ये जो अभिक्रिया है इसे हम कहते हैं हमारी सेल अभिक्रिया या सेल रिएक्शन। और जब जिंक और कॉपर आपके सेल की तरह यूज होते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि जब गैल्वेनिक सेल जिंक और कॉपर से मिलकर बनाया जाता है तो उसे एक और नाम दे दिया जाता है, पर्टिकुलरली डैनियल सेल। इसे एक और नाम दे दिया जाता है डैनियल सेल। समझे मेरी बात? डैनियल सेल, जो जिंक कॉपर का सेल है उसे कह देते हैं डैनियल सेल। ये हमारी सेल की फाइनल अभिक्रिया हो जाती है।
ये हमारी सेल की फाइनल अभिक्रिया हो जाती है। और आप देखो, मैंने बोला था फाइनल अभिक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो आपस में कैंसिल हो जाने चाहिए। सपोज किसी भी कारणवश तुम इलेक्ट्रॉन को कैंसिल नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी फाइनल अभिक्रिया में भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो फाइनल अभिक्रिया है वो सेल अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वाली सेल अभिक्रिया हो ही नहीं सकती। हम ये कह देंगे दो अर्ध अभिक्रियाओं से मिलकर एक और अर्ध अभिक्रिया बन गई। फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, तभी बात बनती है। तो हम बोलेंगे फाइनल सेल अभिक्रिया में कभी भी इलेक्ट्रॉन मौजूद, फाइनल सेल अभिक्रिया में कभी भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं हो सकते। फाइनल सेल अभिक्रिया में कभी भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं हो सकते, वो आपस में किसी ना किसी तरीके से कैंसिल जरूर होंगे। अगर वो आपस में किसी ना किसी तरीके से कैंसिल जरूर होंगे तो आइए आगे बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा। हम एक और बात करें कि बेटा जी अगर मेरी सेल अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है, अगर हमारी सेल अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है तो हम बोलेंगे कि इस सेल का मानक सेल विभव कैसे आएगा। हम बोलेंगे इस सेल का मानक सेल विभव कैसे आएगा, तो हम बोलेंगे ई नॉट सेल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा। इस पूरे सेल का मानक सेल विभव अगर मुझे निकालना हो, हमें क्वेश्चन में बहुत बारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो हम बोलते हैं मानक सेल विभव। तो अगर मुझे इस सेल का सेल विभव निकालना हो तो हम क्या बोलेंगे, आप देखिए ध्यान से, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अरे ये क्या हुआ भाई, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन। तो जिंक के लिए कौन सा विभव लिखा जाएगा, मानक ऑक्सीकरण विभव। सिखाया था मैंने आपको पिछली क्लास में। कॉपर के लिए कौन सा विभव लिखा जाएगा, मानक अपचयन विभव, ये भी सिखाया था पिछली क्लास में। तो हम बोलेंगे ई नॉट सेल आपका किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा बराबर ई नॉट जिंक का ऑक्सीकरण, जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस कॉपर का मानक अपचयन विभव। जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव, कॉपर का मानक अपचयन विभव। प्लीज ध्यान से देखें, जिंक का ऑक्सीकरण, कॉपर का अपचयन। ये फॉर्मूला भी जब ही लग सकता है जब सेल अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ना हो, अदरवाइज तुम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। सर ये डेटा हमको दिया होगा क्या, हाँ बेटा ये वैल्यूज आपको दी जाएंगी, आप इन वैल्यूज को यूज करके पुट करके यहां पे आंसर लिख सकते हो। ई नॉट सेल किसके बराबर हो जाएगा, जिंक का ऑक्सीकरण प्लस कॉपर का अपचयन। ठीक है जी, क्लियर है। बताइए ये बात समझ में आई क्या दोस्त, यस हाँ बेटा, ये रियल लाइफ वाला सेल है सूरज। असलियत में जो इन्वर्टर आपके घरों में लगे होते हैं, जो आपके फोन में बैटरीज हैं, जो आपके मोबाइल की बैटरीज हैं, जो आपके टीवी का रिमोट है, वो सारे के सारे में गैल्वेनिक सेल है, वो सब के सब में गैल्वेनिक सेल है। ठीक है जी, और उनमें ये फॉर्मूला लगता है सेल का विभव निकालने के लिए। असलियत में तो आप गैल्वेनोमीटर लगाते हो, है ना, असलियत। हाँ अजय बेटा इसके बाद खत्म हो जाएगा। असलियत में तो आप गैल्वेनोमीटर लगा के रीडिंग लेते हो, बट अगर आपको खुद कैलकुलेशन करनी हो तो आप इस कैलकुलेशन से कर सकते हो। यस हाँ राहुल बेटा, और बहुत सारे लोग बहुत तरीके के फॉर्मूले बताते हैं, बट मेरा एक जनरल फॉर्मूला बताने का तरीका है, मेरा ये फॉर्मूला बताने का तरीका है कि जिस पे जो काम हो रहा है वो लिख दो। एनोड पर हो रहा है ऑक्सीकरण और कैथोड पर हो रहा है अपचयन, तो जिस पर जो काम हो रहा हो उसको लिखो, उन्हें जोड़ो और अपना काम खत्म। जिस इलेक्ट्रोड पर जो काम हो रहा है उसको लिखो और खत्म। सही है बेटा। मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब होता है जब सांद्रता 1 मोलर होगी, इसकी सांद्रता 1 मोलर, इसकी सांद्रता 1 मोलर। अगर गैसियस चीज है तो दाब होगा 1 बार,
और अगर तापमान की बात करें तो वो होगा 298 केल्विन। ठीक है, तो जिस पे जो काम हो रहा हो आप वो रखें और उनको जोड़ दें, दैट्स इट, है ना। बढ़िया। अगर ये चीज समझ में आती है, अगर ये चीज समझ में आती है तो अब मेरी बात को ध्यान से सुने, अब मेरी बात को ध्यान से सुने। हमें सवालों में ज्यादातर, सपोज करो मैंने बोला कि ई नॉट कॉपर से कॉपर +2 का मान दिया हुआ है -0.34 वोल्ट, मतलब कॉपर का अगर ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है, मानक ऑक्सीकरण विभव -0.34 वोल्ट, तो अगर मैंने आपसे कॉपर का अपचयन विभव मांग लिया, मैंने बोला कॉपर +2 से कॉपर के लिए वैल्यू क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ साइन चेंज कर देना है, आपको सिर्फ साइन चेंज कर देना है। कैसे, देखो भाई ध्यान से, ये पहली रिएक्शन है कॉपर से कॉपर +2, इसके लिए ई नॉट का मान ये है, तो मैंने बोला कि अगर मैं उल्टा करूं, कॉपर +2 से कॉपर जाऊं, तो मेरे लिए ई नॉट का मान ये हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू -0.34 है, नीचे वाली वैल्यू +0.34 हो जाएगी। आपको सवालों में ज्यादातर डेटा हमेशा अपचयन का ही दिया होता है, हमें बनाना पड़ता है ऑक्सीकरण का। ठीक है, जैसे कि सवाल क्या बोलेगा, जैसे कि सवाल क्या बोलेगा, सवाल इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन ऐसे आता है, यदि जिंक और कॉपर से बनने वाले सेल के लिए ई नॉट Zn+2 से Zn है -0.76 वोल्ट, ई नॉट कॉपर +2 से कॉपर है 0.34 वोल्ट, तो आपको इस रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल बताना है, आपको इस रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल बताना है। प्लीज ध्यान से देखें, सवाल ने आपको रिएक्शन दे दी, सवाल ने उस रिएक्शन का ई नॉट पूछ लिया, सवाल ने आपको डेटा दे दिया और आपको कहे बताओ क्या होगा। अब अगर आपको रिएक्शन दे दी तो आपको अपने आप समझ में आ गया क्या, कि जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि अगर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, हमने बोला कि अगर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ये रिएक्शन कहां हो रही होगी, एनोड पर, क्योंकि ऑक्सीकरण हमेशा कहां होता है, एनोड पर। इसी तरह कॉपर का अपचयन हो रहा है, अगर कॉपर का अपचयन हो रहा है, यानी कि ये रिएक्शन कहां हो रही होगी, कैथोड पर, ये रिएक्शन कहां हो रही होगी, कैथोड पर। तो जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब वो एनोड पे हो रही है रिएक्शन, कॉपर का अपचयन हो रहा है मतलब वो कैथोड पे हो रही है रिएक्शन। तो अगर आप ई नॉट सेल लिखेंगे यहां पे, तो आप बोलेंगे जिंक का ऑक्सीकरण प्लस कॉपर का अपचयन, जिंक का ऑक्सीकरण प्लस कॉपर का अपचयन। अगर मैं जिंक का ऑक्सीकरण बोलता हूं तो यहां जिंक का क्या दिया हुआ है, अपचयन। अगर ऑक्सीकरण करना है तो हम इसका क्या कर देंगे, साइन चेंज। अगर मुझे कॉपर की बात करनी है, कॉपर का अपचयन हो रहा है, तो हम यहां पे एज इट इज वैल्यू रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1.1 वोल्ट। आंसर क्या आ जाएगा, 1.1 वोल्ट। दैट्स इट। समझ में आई ये बात। एक चीज और नोट पॉइंट में लिखेंगे हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, या इतना लिखने की जरूरत नहीं है माहौल बनाने की, हम ये बोल देंगे ई नॉट सेल का मान, ई नॉट सेल का मान सदैव धनात्मक होगा। ई नॉट सेल का मान सदैव धनात्मक होगा, चाहे कुछ भी हो, ई नॉट सेल का मान हमेशा धनात्मक होगा। यदि ई नॉट सेल का मान सॉल्व करने पे नेगेटिव आ गया
सपोज करो मैंने ये रिएक्शन नहीं दी होती, मैंने सीधा ही डेटा दे दिया होता, मैंने कहा अगर इनसे कोई सेल बन रहा है तो उससे ई नॉट निकालो, तो तुमने कहा सर अब आपने ये तो बताया ही नहीं कि एनोड कौन कैथोड कौन, तो आप अपनी मर्जी से मान लोगे। तो सपोज तुमने कह दिया जिंक कैथोड है कॉपर एनोड है, तुम सॉल्व करोगे, अगर ई नॉट सेल का मान नेगेटिव आ जाता है या पॉजिटिव आ जाता है तो पॉजिटिव का मतलब है जो तुमने माना वो बिल्कुल सही माना, और अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब जो तुमने माना उसका उल्टा कर दो, काम बन जाएगा। ठीक है, मैंने बोला यदि ई नॉट सेल का मान कभी नेगेटिव आ जाए तो जिसे कैथोड माना है उसे एनोड माने, एवं जिसे एनोड माना है उसे कैथोड माने। जिसे कैथोड माना है उसे एनोड माने, एवं जिसे एनोड माना है उसे कैथोड मान ले, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, अच्छी बात है। ये चीज भी हमने लिखी। हम एक और बात बोल देंगे यहां, हम एक और बात बोल देंगे यहां, जब भी हम गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा, एनोड से कैथोड। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा, एनोड से कैथोड। इसी तरीके से धारा का जो फ्लो है, करंट का जो फ्लो है, वो कहां से कहां होगा, कैथोड से एनोड। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा एनोड से कैथोड, धारा का फ्लो होगा कैथोड से एनोड। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा का फ्लो कहां से कहां होगा, तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाएंगे धारा का फ्लो, करंट का फ्लो हमेशा उससे उल्टा होगा। बताइए भाई लोग, ये जो बातें मैंने बोली क्या ये बातें क्लियर है क्या? यस, जो बातें मैंने बोली क्या ये बातें क्लियर है क्या? ये जो हमने ई नॉट सेल पे बातें करी हैं ये क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन आपको करना है। n=2 का मतलब है आयुष की इस रिएक्शन को लिखने में कैथोड और एनोड के बीच में दो इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो रहे हैं, राइट? आगे बढ़े। आगे बढ़े क्या दोस्त, बताना तो। आगे चले, बढ़िया। एक पॉइंट और सुनना, फिर हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है हमने बोला ई नॉट सेल या ई नॉट का मान ई नॉट का मान रिएक्शन को किसी नंबर से गुणा करने या भाग करने से बदलता नहीं है। ई नॉट का मान किसी रिएक्शन को किसी नंबर से गुणा या भाग करने से बदलता नहीं है। यानी कि जैसे कि मैंने बोला ये कि Zn गिव्स Zn+2 और दो इलेक्ट्रॉन की हानि, तो ऐसा करने पे ई नॉट का जो मान है Zn से Zn+2 वो कितना दिया हुआ है, 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। बट अगर मैंने लिख दिया इस रिएक्शन को ये 2Zn गिव्स
2Zn+2 + 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ई नॉट का जो मान है वो अभी भी ये ही रहेगा। ई नॉट के मान पे रिएक्शन को तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, रिएक्शन को तुम 4 से मल्टीप्लाई करो, रिएक्शन को तुम 100 से मल्टीप्लाई करो, रिएक्शन को तुम 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करो, ई नॉट का मान चेंज नहीं होगा। ठीक है, रिएक्शन में कुछ भी मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से ई नॉट का मान चेंज नहीं होता। अगर ऐसा है तो हम इस चीज को भी अप्लाई भी करेंगे, हम अभी देखेंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रहे, और इस चीज को ऊष्मा गति के टर्म में ये कहा जाता है कि ई नॉट एक ई नॉट एक विस्तीर्ण गुणधर्म है। विस्तीर्ण गुणधर्म का क्या मतलब होता है? विस्तीर्ण का मतलब होता है यही, जो चीज नंबरों पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, बढ़िया। अगर ये चीज क्लियर है तो एक क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना है क्या। एक क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना है क्या। आपको सोचना है कैसे करोगे उस सवाल को। ध्यान से देखना, सवाल ने आपको बोला है ई नॉट जेड एन से Zn+2 का मान 0.76 वोल्ट है, एंड ई नॉट एजी से एजी प्लस का मान -0.80 वोल्ट है। मुझे बताना है इन दोनों से बनने वाले सेल का ई नॉट कितना होगा। ठीक है, और आपको सेल अभिक्रिया भी बतानी है। आपके पास है 3 मिनट, इसको ट्राई करो अपनी समझ के हिसाब से। कैसे करोगे कोशिश करो इसको करने की। आपके पास 3 मिनट का टाइम है, ट्राई करना इस सवाल को, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। इससे बहुत सारी बातें निकल करके आएंगी। हाँ जी, क्या सीन?
कर पा रहे हैं क्या? आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले देखे भाई कितने जनों ने कुछ आंसर निकाला है, कितने जने कुछ आंसर निकाल पाए। यस, अगर आपको दोनों रिडक्शन का डेटा दिया है तभी तो बात है कि दोनों रिडक्शन या दोनों ऑक्सीडेशन दे दें, तो हमें उस समय पे दिमाग लगाना है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस। क्या लगता है क्या आंसर हो सकता है? यस, बहुत सारे बच्चे सही आंसर ऑलरेडी दे रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं। करेक्ट आंसर होना चाहिए 1.56 वोल्ट। देखो भाई, ई नॉट सेल निकालना इज इजी। क्यों? क्योंकि हमें यह पता है कि ई नॉट सेल का मान धनात्मक होना चाहिए। अब ये ऑक्सीकरण है, ये भी ऑक्सीकरण है, तो ये ऑक्सीकरण ले लो और इसको अपचयन मानोगे, तो अपचयन मानते ही साइन चेंज होगा, साइन चेंज होते ही दोनों जुड़ेंगे, तो 1.56 आ जाएगा और आंसर बन जाएगा। पर अगर इसे अब ऑक्सीकरण और इसे अपचयन मानोगे तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा और ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। हमें ओवरऑल वैल्यू रखनी है पॉजिटिव, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अब रिएक्शन कैसे बनेगी, रिएक्शन कैसे बनेगी वो सोचना है। अजमत बेटा, इसकी यूनिट मोल नहीं होती, इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, क्योंकि विभव है ना ये एक। अब आप ध्यान से सुने, हमने बोला था कि हमें यहां पे तुक्का लगा के देखना होगा। आप अपनी मर्जी से किसी को भी एनोड मानो, अपनी मर्जी से किसी को भी दूसरे को कैथोड मानो। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आ जाता है मतलब जो आपने माना था वो बिल्कुल ठीक है, अगर नेगेटिव आ जाता है तो जो आपने माना था उसका उल्टा करना है। तो यहां पे मैंने आपकी बात मान के मैंने बोला कि ऐसा माने, ऐसा माने कि जिंक का ऑक्सीकरण होता है, मतलब जिंक वाली अभिक्रिया एनोड पे होती है और सिल्वर वाली अभिक्रिया कैथोड पे होती है। अगर ऐसा है तो एनोड पे ऑक्सीकरण होगा, और अगर एनोड पे ऑक्सीकरण होगा तो जिंक आपका किस में कन्वर्ट होगा? Zn+2 में। और कितने इलेक्ट्रॉन की हानि करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन की। ये आपको समझ में आती है बात? ये आपको समझ में आती है बात? अगर ये बात समझ में आती है तो बेटा जी कैथोड पे क्या होगा फिर? कैथोड पे Ag प्लस Ag में जाएगा, Ag प्लस Ag में जाएगा। अब आप लोग एक गलती कर रहे हो, वो कोई भी बच्चा देख नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, देखो ध्यान से। बेटा याद करो, मैंने आपको बोला था अल्टीमेटली जो रिएक्शन बनेगी क्या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? क्या नहीं होने चाहिए? अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए तो इलेक्ट्रॉन हमें क्या करने की कोशिश करनी है? कैंसिल। मोहनलाल ने बिल्कुल सही लिखा है, अगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने की कोशिश करनी है तो बेटा यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? ये बनेगा 2Ag प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag। बोलो हाँ या ना? ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और इससे निकलेगा 2Ag। ये सॉलिड, ये एक्वस ऑब्वियसली। ठीक है जी। अब हम अगर दोनों रिएक्शंस को जोड़ें, अगर अब हम दोनों रिएक्शन को जोड़ें तो यहां का 2 इलेक्ट्रॉन वहां के 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल है ना? अगर अब इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं तो अब देखें आपकी रिएक्शन बनेगी Zn सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस। इससे क्या बनेगा? Zn प्लस 2 एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। और ऐसा करने पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन का। ऐसा करने पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन का। देख पा रहे हैं? ये बनेगी आपकी फाइनल सेल रिएक्शन। और ऐसा करने पे होगा क्या कि बेटा जिंक का जो ई नॉट है, क्या उसकी वैल्यू में कोई चेंज आया? नहीं। और क्या सिल्वर का जो अपचयन विभव है, साइन जरूर चेंज होगा जो आपको दिया है उससे, बट 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या रिएक्शन के ई नॉट में कोई चेंज आएगा उसके अर्ध अभिक्रिया के? नहीं। अगर नहीं आएगा तो हमने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया, और दोनों को अगर जोड़ दिया तो हमारे हिसाब से ई नॉट सेल क्या आ जाना चाहिए? जिंक का ऑक्सीकरण प्लस सिल्वर का अपचयन
अब अगर मैंने जिंक का ऑक्सीकरण करा तो ये वैल्यू 0.76, अगर मैंने सिल्वर का अपचयन करा तो ये वैल्यू 0.80, अगर मैंने दोनों को जोड़ दिया तो वैल्यू आएगी 1.56 वोल्ट, वैल्यू आएगी 1.56 वोल्ट, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन हमने माना है वो बिल्कुल ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन ही कैंसिल हो जाएंगे तो करंट कैसे बहेगा? बेटा जी, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने का यह मतलब है, तुम डायग्राम याद करो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने का यह मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकले उतने इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच गए। जितने इलेक्ट्रॉन जिंक ने हानि करी उतने इलेक्ट्रॉन कॉपर ने लाभ किया, यह मतलब है। बात समझो, कैंसिल कैंसिल लिखने का यह मतलब है कि जितने की हानि हुई उतने का लाभ हुआ। ठीक है, और ऐसा करने पे भी क्योंकि दोनों साइड, वहां 2 इलेक्ट्रॉन यहां के 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हुए, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया? 2 का। ठीक है जी। ओके सत्यम गुप्ता, मैं सारे मैसेजेस पढ़ता हूं, बट पढ़ाते पढ़ाते बातें नहीं कर सकते ना। जब बातें कर रहे होते हैं तो सिर्फ बात होती है, जब पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ाई होती है। ठीक है, अभी मेरे पास एआईआर बैच की कोई इंफॉर्मेशन है नहीं बेटा, जैसी ही आएगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो बहुत सारा काम मेरा ऑलरेडी चल रहा है, तो अपन कहीं और दिमाग लगा नहीं रहे, राइट? चलिए जी, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला मैंने, ध्यान से देखना। अगला सवाल देखो, आपको बताना है। इसके लिए मैं पोल चलाऊंगा, आपको पोल से आंसर देना है। प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन मैं पोल चलाऊंगा, आपको पोल से आंसर देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैंने बोला Zn सॉलिड प्लस निकल प्लस 2, ये एक रिएक्शन है, हमें बताना है यदि ई नॉट Zn से Zn प्लस 2 का मान है 0.76 वोल्ट, ई नॉट निकल से निकल प्लस 2 का मान है 0.25 वोल्ट। ठीक है जी, तो हमें क्या बताना है? हमें क्या बताना है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। इसे ऐसे लिखते हैं, आपको बताना है क्या ये अभिक्रिया स्वतः है, यस और नो। आपको मैं पोल चला के दे रहा हूं, अगर आपको लगता है इसका आंसर यस है तो आप थम्स अप कर सकते हैं, अगर मैं कहता हूं इसका आंसर नो है, आपको लगता है इसका आंसर नो है, तो आप थम्स डाउन कर सकते हैं। ये वाला पोल होगा, ध्यान से ट्राई करके बताएं। जिनको लगता है यस वो ऊपर वाला अंगूठा दबाएं, जिनको लगता है नो वो नीचे वाला अंगूठा दबाएं। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दें। यस।
ट्राई करना भाई। बेटा जी सिंपल सी बात है, स्वतः का मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था लेक्चर 1 में? जो अभिक्रिया अपने आप हो जाए, और अपने आप हो जाए मतलब जिसका ई नॉट सेल धनात्मक है, ई नॉट सेल धनात्मक है, ठीक है, जिनके लिए ई नॉट सेल धनात्मक होगा वो स्वतः अभिक्रिया होगी। अब आपको देखना है कि कौन सी अभिक्रिया स्वतः है ना, कौन सी अभिक्रिया स्वतः है, सिंपल सी बात है, जिनके लिए ई नॉट सेल धनात्मक आ जाए वो अभिक्रिया स्वतः हो जाती है। कैसे करेंगे बताइए? यस, जल्दी देखो, जल्दी देखो, देखे भाई जनता क्या कह रही है। 68% जनता को लगता है कि यह अभिक्रिया स्वतः है, 31% जनता को लगता है, लगभग 32% जनता को कि ये अस्वतः है। तो चलो देखे भाई क्या सीन है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले अगर आपसे किसी रिएक्शन के लिए पूछा है तो उस रिएक्शन का ई नॉट सेल निकाल दो। अगर ई नॉट सेल का मान धनात्मक आ गया मतलब स्वतः है, नहीं आया तो अस्वतः है, सिंपल। मैं आगे जाके स्वतः अस्वतः चेक करने का बेहतर तरीका बताऊंगा, बट अभी के लिए यही ध्यान रखना है। तो बेटा जी ई नॉट सेल अगर आप यहां निकालेंगे तो निकल का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि एनोड पे तो निकल वाली अभिक्रिया हो रही है और कैथोड पे जिंक वाली अभिक्रिया हो रही है। एनोड पे निकल वाली अभिक्रिया हो रही है, कैथोड पे जिंक वाली अभिक्रिया हो रही है। अगर निकल वाली अभिक्रिया एनोड पे हो रही है मतलब ऑक्सीकरण है, और जिंक वाली अभिक्रिया कैथोड पे हो रही है मतलब अपचयन है, मतलब साइन चेंज। तो अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ओवरऑल आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। और अगर ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा इस बात का क्या मतलब है? इस बात का यह मतलब है कि जो आपने कॉम्बिनेशन माना है वो सही नहीं है, जो आपने कॉम्बिनेशन माना है वो सही नहीं है। तो फिर सही कॉम्बिनेशन क्या होगा? हम बोलेंगे सही कॉम्बिनेशन ये होगा कि कैथोड पे निकल होगा और एनोड पे जिंक होगा, यानी कि जिंक का होगा ऑक्सीकरण और कैथोड का क्या होगा? अपचयन। तो सही रिएक्शन क्या होगी? ये। अगर ये रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल का मान क्या आता है? पॉजिटिव। यानी कि ये अभिक्रिया जो है वो हमारे लिए कैसी अभिक्रिया है? स्वतः अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है ये आपके लिए कैसी अभिक्रिया है? स्वतः अभिक्रिया। क्लियर है जी? बात सही है, समझ में आया? तो ये जो अभिक्रिया है ये स्वतः नहीं है, इसका आंसर क्या है? नो। स्वतः ऐसे बनेगी, तो जो दिया हुआ है वो स्वतः नहीं है। जल्दी से बताए, ठीक है क्या? बताओ भाई, समझ में आया क्या? क्या यहां तक सब कुछ ठीक है? चलिए, ओके, डन, बढ़िया। आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ें क्या? ठीक है जी। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है, अगर इस तरीके की रिएक्शन समझ में आती है, तो अब मेरा एक डाउट है इसी। मैंने क्या बोला यार, मैं तुक्के क्यों लगाऊं हर सवाल में? मैं ये बात क्यों सोचूं कि चलो मैं मान लेता हूं कि इसे कैथोड माने, इसे एनोड माने। क्या सर कोई तरीका नहीं है कि हमें डेटा को देख के अपने आप ही समझ में आ जाए कि कौन एनोड कौन कैथोड? हम तुक्का क्यों मारेंगे? तो मैंने बोला कि तुक्के की बात अगर है, तुक्के की बात अगर है तो बेटा जी बात तो सही है, तुक्का मारना तो नहीं है। हम इतनी देर से यही तो कर रहे हैं कि सर हमने ऐसा माना कि ये एनोड ये कैथोड, अब तुक्का भिड़ गया तो सही, नहीं भिड़ा तो उल्टा होगा। तो सर ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप हमें कोई ऐसा तरीका नहीं बता सकते क्या कि मुझे डेटा देखते ही, चाहे ऑक्सीकरण का डेटा हो चाहे दोनों के अपचयन का डेटा हो, कैसा भी डेटा हो, मुझे देखते ही समझ में आ जाए कि कौन एनोड पे जाएगा कौन कैथोड पे जाएगा? मैंने कहा हाँ आ सकता है। कैसे आ सकता है? बेटा जी आपको रिडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर 11वीं में पढ़ाया गया था। आपको रिडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर 11वीं में पढ़ाया गया था।
वहां पे हम दो शब्द यूज करते थे, एक होता था ऑक्सीकारक, एक होता था अपचायक। हम दो शब्द यूज करते थे, एक होता था ऑक्सीकारक, एक होता था अपचायक। हम कहते थे जो खुद ऑक्सीकृत होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया में दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हैं। तो अगर जिंक खुद ऑक्सीकृत हो रहा है तो कॉपर को क्या करेगा, अपचयित करेगा। इसी तरह अगर मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, कॉपर खुद अपचयित हो रहा है तो जिंक को क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। जिंक खुद ऑक्सीकृत हो रहा है तो कॉपर को अपचयित करेगा, कॉपर खुद अपचयित हो रहा है तो जिंक को ऑक्सीकृत करेगा। ऐसे ही एक दूसरे का साथ देते हैं। अगर ये ऐसे एक दूसरे का साथ देते हैं तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि बेटा अगर मैं एसओपी बोलता हूं, अगर मैं एसओपी बोलता हूं तो एसओपी का मतलब होता है मानक ऑक्सीकरण विभव। अगर मैं एसआरपी बोलता हूं तो इसका मतलब होता है मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इनके डेटा देख के आपको कुछ समझ में आ सकता है। देखो क्या समझ में आ सकता है। हमने बोला अगर आपको एसआरपी का डेटा दिया है तो हम क्या बोलेंगे, जिसका एसआरपी का मान ज्यादा होगा, विद साइन बोलेंगे हम ये बात, जिसका एसआरपी का मान ज्यादा होगा, इसका मतलब है उसके अपचयन होने का सामर्थ्य ज्यादा होगा। जिसका एसआरपी ज्यादा वो अपचयित अच्छा होना चाहेगा, तो हम बोलेंगे उसके अपचयन होने के उसके अपचयन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और अगर ये खुद अपचयित होगा तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीकृत। खुद अपचयित होगा तो हम बोलेंगे सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीकृत। अगर ये सामने वाले को ऑक्सीकृत करेगा इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, बेहतर ऑक्सीकारक। सामने वाले को ऑक्सीकृत करेगा मतलब क्या कहलाएगा, बेहतर ऑक्सीकारक। जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो बेहतर ऑक्सीकारक कहलाएगा या उसकी अपचयन क्षमता ज्यादा होगी। इसी तरह अगर मैंने बात करी अगली चीज की, इसी तरह अगर मैंने बात करी अगली चीज की, जिसका एसओपी का मान ज्यादा होगा, जिसका मानक ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा, जिसका मानक ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा उसके ऑक्सीकृत होने के चांसेस ज्यादा होंगे। मैं अभी आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा भी ये बात। उसके ऑक्सीकृत होने के चांसेस ज्यादा होंगे, यानी कि ऑक्सीकरण क्षमता ज्यादा होगी। अगर खुद के ऑक्सीकृत होने के चांसेस ज्यादा होंगे तो सामने वाले को क्या होगा, अपचयन करने का सामर्थ्य ज्यादा होगा। सामने वाले को अपचयित अच्छा करेगा। अगर ये सामने वाले को अच्छा अपचयित करेगा यानी कि अच्छा अपचायक कहलाएगा। बेहतर अपचायक होगा। तो ये बेहतर ऑक्सीकारक है, वो बेहतर अपचायक है। समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छी, ठीक। अगर ये दो बातें आपको क्लियर है तो अब मैं आपको इस पे अप्लाई करके दिखाता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। हम इसको अप्लाई करके देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। देखना ध्यान से, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला कि एक सेल है जो जिंक और कॉपर से मिलकर बनना है। तुम भूल जाओ तुमको डेनियल सेल पता है, ठीक है। हम ये मानते हैं कि हमें एक नया एग्जाम्पल दिया है, हमें दो धातुओं के अपचयन का डेटा दिया है।
Zn+2 से Zn और Cu+2 से Cu। Zn+2 से Zn और Cu+2 से Cu। तो अगर मैंने जिंक की बात करी तो ये वैल्यू है -0.76 वोल्ट और ये वैल्यू है 0.34 वोल्ट, है ना। अगर इस तरीके की बातें हैं तो हम क्या बोलेंगे, हमें बताना है, बताओ कि आपका सेल रिएक्शन कैसा होगा। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन एनोड कौन कैथोड। अब आप डेटा देखते ही बता सकते हो। पहले चेक करो डेटा किसका है, अपचयन का डेटा है। जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा वो खुद तो अपचयित होगा, सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा। खुद अगर अपचयित होगा यानी कि खुद कहां पे होगा, कैथोड पे। तो सामने वाले को कहां पे जाना होगा, एनोड पे। तो बेटा जी दोनों अपचयन में से किसका मान ज्यादा है, नीचे वाले का, विद साइन तो यही ज्यादा है, वो नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू। जिसका मान ज्यादा वो वैल्यू कहां होगी, कैथोड पे। तो दूसरी वैल्यू कहां पे होगी, एनोड पे। अगर दूसरी वैल्यू एनोड पे होगी तो ऑब्वियस सी बात है इसका क्या लेना होगा, ऑक्सीकरण विभव। इसका क्या लेना होगा, अपचयन विभव। आपको समझ में आ जाएगी बात, लिख लेंगे रिएक्शन। बताओ भाई, ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, ये वाला सवाल जो मैंने दिया था। अब मैंने, आप भूल जाओ आपको रिएक्शन पता है, अगर सिर्फ ये दो डेटा है तो डेटा से डिसाइड कर सकते हो क्या कौन एनोड कौन कैथोड। हाँ, पहले ये देखो डेटा किसका है, ऑक्सीकरण या अपचयन। तो Zn से Zn+2, 0 से +2 ऑक्सीकरण, निकल 0 से +2 ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीकरण का डेटा हो तो जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा उसके ऑक्सीकरण के चांसेस ज्यादा होंगे, और जिसके ऑक्सीकरण के चांसेस ज्यादा होंगे, जिसके ऑक्सीकरण के चांसेस ज्यादा होंगे वो अभिक्रिया कहां पे होगी दोस्त, एनोड पे। जिसके ऑक्सीकृत होने के चांसेस ज्यादा होंगे वो अभिक्रिया कहां पे होगी, एनोड पे। अगर वो अभिक्रिया एनोड पे होगी तो समझे ध्यान से बात, ऑक्सीकरण विभव का डेटा है, किसका डेटा ज्यादा है, जिंक का, +0.76, ये +0.25। अगर ऊपर वाले का वैल्यू ज्यादा है तो ये रिएक्शन कहां पे होगी, एनोड पे। तो यानी कि दूसरी वाली वैल्यू ऑब्वियसली कहां पे जाएगी, या रिएक्शन कहां पे जाएगी, कैथोड पे। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू एनोड पे, नीचे वाली वैल्यू कैथोड पे। तो आपको समझ में आ जाएगा, जिंक का ऑक्सीकरण होना चाहिए, निकल का अपचयन। ऊपर क्या हो रहा है, उल्टा, यानी कि रिएक्शन स्वतः नहीं है। ना तुम्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ, सिर्फ डेटा देखो और आंसर निकालो। सिर्फ वो लाइनें याद रखनी है कि किसका एसआरपी ज्यादा होता है तो क्या होता है, किसका एसओपी ज्यादा होता है तो क्या होता है। तो ये जो हमने सीखा है ये ब्रह्मास्त्र है, इससे बहुत सारे सवाल आपके आसानी से हल हो जाएंगे। प्लीज देखिए तो ध्यान से। यस, हाँ भाई। एसआरपी एसओपी अजमत बेटा पिछली क्लास में सिखाया था, पिछली क्लास में ध्यान नहीं दोगे तो कैसे होगा। लिख देते हैं हम यहाँ पे, मैं तो लिख दूंगा बट आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे चलेगा नहीं काम। एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव। ठीक इसी तरीके से अगर मैंने एसओपी की बात करी, इसका नाम हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हिंदी में बोल देंगे मानक ऑक्सीकरण विभव। राइट, ऊपर वाला मानक अपचयन विभव, नीचे वाला मानक ऑक्सीकरण विभव। क्लियर है, ठीक है, सही है ना। चलिए जी क्वेश्चन करें क्या।
अब देखो इस पे बहुत तरीके के सवाल बनते हैं, तो हम हर तरीके का सवाल करने की कोशिश करेंगे। इन लाइंस को दिमाग में रख के करना है आपको, इन लाइंस को दिमाग में रख के करना है आपको। सूरज बेटा वो कंफ्यूजन हटाने के लिए तो ये सिखाया है बात, है ना, वही हटाने के लिए तो ये बात सिखाया है। ठीक है, चलो ओके बेटा, जिंक का मान हमेशा पॉइंट, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज चेंज नहीं होती कभी भी। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। अब एक एक करके सवाल करेंगे, चीजें और बेहतर होती जाएंगी और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। प्लीज गौर से देखते जाएं, प्लीज गौर से देखते जाएं। देखो भाई पहला सवाल, ध्यान से देखे भाई लोग, पहला सवाल क्या है, पहला सवाल देखना तो। क्वेश्चन कह रहा है यदि इन आयनों के मानक एसआरपी का मान, या एसआरपी का मान लिख दू सीधा, दिया हो, यदि इन आयनों के एसआरपी का मान दिया हो तो ऑक्सीकरण क्षमता का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां मैंने आयनों के नाम लिखे, यहां मैंने उनके एसआरपी का नाम लिखा। हमारे पास कौन कौन से आयन है, ClO4 माइनस, IO4 माइनस, BrO4 माइनस। ठीक है, इन तीनों के लिए ई नॉट का मान है ये 1.19 वोल्ट, 1.65 वोल्ट, 1.74 वोल्ट। ठीक है जी, आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर किसका, ऑक्सीकरण क्षमता का। ऑप्शंस देखें, पहला ऑप्शन है ClO4 माइनस, IO4 माइनस, BrO4 माइनस। ठीक है जी, दूसरा ऑप्शन है BrO4 माइनस, IO4 माइनस, ClO4 माइनस। अच्छा जी, तीसरा ऑप्शन है BrO4 माइनस, ClO4 माइनस, IO4 माइनस। और आखिरी ऑप्शन है IO4 माइनस, BrO4 माइनस, ClO4 माइनस। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। जल्दी से दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को ट्राई करें, जल्दी से दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को ट्राई करें, पोल अटेम्प्ट करें। आप लोग इस क्वेश्चन को करो, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, प्लीज ध्यान से देखें। हाँ जी, ये चीज है। यस, हाँ जी, आंसर आया क्या,
डन। चलिए आइए इस सवाल को डिस्कस करते हैं। अगर इस सवाल को डिस्कस करना है तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि भाई एसओ का बताना है, एसआरपी का मान, मतलब ऑक्सीकरण क्षमता का क्रम। याद करो, जिसका एसआरपी का मान सबसे ज्यादा होगा, जिसका एसआरपी का मान सबसे ज्यादा होगा, उसका ऑक्सीकरण क्षमता क्या होगी, उसकी खुद की अपचयन क्षमता ज्यादा होगी। ऑक्सीकरण क्षमता क्या होगी, सबसे कम होगी क्या, या ये सामने वाले को ऑक्सीकृत करेगा, खुद अपचयित होगा, सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा। यानी कि इसकी ऑक्सीकरण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि बेहतर ऑक्सीकारक होगा, है ना। जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा, वो खुद अपचयित होगा, सामने वाले को अच्छा क्या करेगा, ऑक्सीकृत, यानी कि उसकी ऑक्सीकृत करने की क्षमता सबसे अधिक होगी। और ऑक्सीकृत करने की क्षमता सबसे अधिक होगी तो बेटा जी सबसे पहले कौन होगा, जिसका ये मान सबसे ज्यादा, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बी ऑप्शन। प्लीज ध्यान से देखें, है ना। हमने बोला जिसका एसआरपी ज्यादा, उसकी ऑक्सीकरण क्षमता भी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि वो बेहतर ऑक्सीकारक बनाएगा, क्योंकि वो बेहतर ऑक्सीकारक बनाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पोल आया नहीं था क्या भाई, हाँ जी, पोल आया नहीं था क्या भाई लोग, यस। सत्यम बेटा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो एनोड से कैथोड होगा, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट कैथोड से एनोड होगा, ठीक है, कैथोड से एनोड। यस, पोल नहीं आया था क्या, चलो नहीं आया था तो कोई नहीं, अभी बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको, जल्दी बताइए प्लीज। कोई नहीं, अगर पोल नहीं आया था तो अब देख लेंगे, क्योंकि आंसर्स नहीं आए ना। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ में आया ये वाला। अगला सवाल करिए, अगला सवाल करिए, इसका आंसर बताइए। ये मैं पोल यहीं पे रखता हूं, ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा, बताओ। ये लो जो, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, अगला सवाल बताएं प्लीज। यस, डन है भाई लोग, शुरू करें। चलो आओ बातचीत करते हैं, ध्यान से देखते हैं। बेटा मुझे बताना है प्रबल ऑक्सीकरण सामर्थ्य। तो बेटा ऑक्सीकरण करने का सामर्थ्य उसका होगा जिसका एसआरपी का मान सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा होगा वो खुद अच्छा अपचयित होगा, सामने वाले को अच्छा ऑक्सीकृत करेगा। अगर वो सामने वाले को अच्छा ऑक्सीकृत करेगा, इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण करने का सामर्थ्य भी क्या होगा, सबसे अच्छा। तो अगर आप विद साइन कंपेयर करोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये। अगर सबसे बड़ी वैल्यू है ये, तो हमारे हिसाब से आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, जो कि 53% बच्चों ने दिया है। राइट, दीपक, कृष, निकी शर्मा, गुड बेटा, समझ में आई बात। आंसर क्या हो जाएगा, ए।
ठीक है जी, बढ़िया है, अच्छी बात। चलिए आइए अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल ध्यान से देखो। सवाल कह रहा है ई नॉट Cr2O7 माइनस से हम जा रहे हैं Cr+3 और इसके लिए हमको मान दिया हुआ है 1.33 वोल्ट। अगला डेटा है ई नॉट Cl2 से हम जा रहे हैं Cl माइनस और इसके लिए हमको मान दिया हुआ है 1.36 वोल्ट। अगला डेटा है ई नॉट MnO4 माइनस से हम जा रहे हैं Mn+2, इसके लिए हमारा डेटा है 1.51 वोल्ट। और अगला डेटा है ई नॉट Cr+3 से हम जा रहे हैं Cr, इसके लिए वैल्यू है -0.74 वोल्ट। अगर ऐसा है तो हमें बताना है इनमें से प्रबल अपचायक कौन होगा। इनमें से प्रबल अपचायक कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी MnO4 माइनस, ऑप्शन नंबर सी Cl माइनस, ऑप्शन नंबर डी Mn+2। ये चार ऑप्शंस हैं, प्लीज देखें और बताएं। यस, सोचें और बताएं कैसे करेंगे। प्रबल अपचायक बनाना है। हाँ जी, चलिए आइए डिस्कस करें। आइए भाई लोग इस सवाल को देखें कैसे करेंगे। सवाल कह रहा है इनमें से प्रबल अपचायक कौन होगा। बेटा अपचायक कौन होता है। हमने बोला था जिसका एसओपी सबसे ज्यादा वो खुद ऑक्सीकृत होगा, सामने वाले को अपचायित करेगा तो बेहतर अपचायक कहलाएगा। पर अगर एसओपी की जगह एसआरपी का डेटा दिया हो तो हम ये कह देंगे जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा वो बेहतर ऑक्सीकारक, तो जिसका एसआरपी सबसे कम वो बेहतर अपचायक। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जिसका एसआरपी सबसे कम होगा उसका एसओपी सबसे ज्यादा होगा ना भाई। तो एसआरपी जिसका सबसे कम, क्योंकि हमको एक बात पता है कि किसी का भी जो एसआरपी होता है और जो एसओपी होता है वो एक दूसरे से माइनस साइन से रिलेटेड होते हैं। किसी का भी जो एसआरपी और एसओपी होते हैं वो एक दूसरे के साथ नेगेटिव साइन से रिलेटेड होते हैं। तो एसआरपी जिसका सबसे कम
एसआरपी जिसका सबसे कम, एसओपी उसका सबसे ज्यादा। अगर उसका एसओपी सबसे ज्यादा यानी कि बेहतर ऑक्सीकारक, सॉरी बेहतर अपचायक और बुरा ऑक्सीकारक, यही बोलेंगे हम, यही बोलेंगे हम। या तो बेहतर अपचायक होगा या सबसे बुरा ऑक्सीकारक होगा। अगर इस तरीके की चीज हमारे पास है, अगर इस तरीके की चीज हमारे पास है, तो आइए जी आगे बात करते हैं, बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एसआरपी जिसका सबसे कम, एसओपी उसका सबसे ज्यादा। तो एसआरपी, अब ये सारा डेटा एसआरपी का है, कैसे पता? यहां क्रोमियम पे ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो +6 आएगी, +6 से +3, यहां 0 से -1, यहां एमएन पे ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो +7 आएगी, तो +7 से +2, और यहां +3 से 0। जो बच्चे कहेंगे कि सर हमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी नहीं आती, उनको मैं एक बार रफ में दिखा देता हूं। देखो भाई, अगर क्रोमियम पे ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो जिस पे निकालनी होती है उसको x मान लो। कितने ऑक्सीजन है? 7। ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड वैल्यू -2 होती है, और पूरे स्पीशी पे कितना चार्ज है? -2। तो हमने बोला 2x - 14 इज इक्वल टू -2, तो 2x का मान हो गया 12, सो x का मान क्या हो गया? 6। तो क्रोमियम पे ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ गई? +6। तो +6 से +3 गए। वैसे ही अगर आप MnO4 माइनस की बात करते हैं तो हम बोलेंगे Mn पे बात अगर करनी है तो x हो गया 4 ऑक्सीजन, हर किसी पे -2, ओवरऑल हो गया -1। सो x -8 अगर -1 के बराबर है तो x का मान हो गया +7, मतलब Mn पे +7, +7 से +2 हो गया। बढ़िया, यानी कि सारे अपचयन के डेटा हैं। तो जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा वो बेहतर ऑक्सीकारक, जिसका एसआरपी सबसे कम वो बेहतर अपचायक। तो सबसे कम वैल्यू जो है वो क्रोमियम की नजर आ रही है मुझे, यानी कि ये जो है वो प्रबल अपचायक है। बढ़िया है, यानी कि आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है जी, पोल में कुछ दिक्कत आ रही है भाई लोग, मैं बोलूंगा आज इनको, पोल नहीं चल रहे हैं, है ना? ठीक है, सही है। आशीष जारवाल, बेटा जी या तो पढ़ाया जा सकता है या कमेंट देके जा सकते हैं, और पढ़ाते हुए मैं कमेंट नहीं देखता हूं, राइट? आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई लोग। चलिए आइए एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आओ भैया, हमें कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, हमें कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, ध्यान से देखना। NO3 माइनस +4H प्लस +3 इलेक्ट्रॉन, इससे बना NO प्लस वाटर, और इस अभिक्रिया के लिए E0 का जो मान था वो है 0.97 वोल्ट, इसको E01 बोल रहा हूं मैं, ठीक है? फिर आपको अगली अभिक्रिया दी हुई है, ये वैनेडियम +2 कन्वर्ट हो रहा है वैनेडियम सॉलिड में, इसके लिए E02 बोल देते हैं, इसका मान हो गया -1.19 वोल्ट। अच्छा जी, तीसरी रिएक्शन देखें, Fe+3 जो है 3 इलेक्ट्रॉन का लाभ करके Fe सॉलिड में जा रहा है, इसके लिए E03 का मान हो गया -0.04 वोल्ट। अच्छा जी, चौथी रिएक्शन देखें, Ag+ जो है इलेक्ट्रॉन का लाभ करके Ag सॉलिड में जा रहा है, इसके लिए E04 का मान हो गया 0.80 वोल्ट। और इसी तरह अगर मैं पांचवी रिएक्शन की बात करूं, Au+3 एक्वस 3 इलेक्ट्रॉन लेके Au सॉलिड, और इसके लिए E0 का मान हो गया 1.4 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है निम्न में से कितने धातु
सवाल कह रहा है सेकंड से लेके फिफ्थ तक में कितने धातु NO3- द्वारा ऑक्सीकृत होंगे। निम्न में से कितने धातु NO3- द्वारा ऑक्सीकृत होंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करें। इंटीजर टाइप सवाल है, इंटीजर टाइप सवाल है। आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, ढंग से दिमाग लगा हुआ ट्राई करो। जिनको पोल नहीं आ रहा वो चैट में आंसर डाल देना, मैं चैट ऑन करूंगा अभी जब इस सवाल का टाइम हो जाएगा। प्लीज सोचे ध्यान से। सेकंड से लेके फिफ्थ तक में मैंने धातु डाले हैं। फर्स्ट नंबर पे NO3- है। आपको बताना है कितने धातु NO3- द्वारा ऑक्सीकृत होंगे। ट्राई करे भाई। हाँ जी, करें डिस्कस। क्या लगता है क्या आंसर आएगा? तो बेटा जी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3। देखिए कितने बच्चे कर पाए, 27% बच्चों ने इसका जवाब ठीक दिया है। आंसर है 3। साहिल, देवेश, प्रेमकांत। ओके ठीक है बेटा। यस। कैसे सोचेंगे भाई इस सवाल को, क्या करें इस सवाल को करने के लिए? भाई सवाल ये कह रहा है कि निम्न में से कितने धातु NO3- द्वारा ऑक्सीकृत होंगे। मतलब NO3- खुद तो अपचयित होगा, सामने वाले को ऑक्सीकृत करेगा। NO3- खुद तो अपचयित होगा, सामने वाले को ऑक्सीकृत करेगा। अगर ये सामने वाले को ऑक्सीकृत करेगा, इसका मतलब ये कि जिसका SRP का मान ज्यादा होता है वो सामने वाले को ऑक्सीकृत करता है। तो यानी कि बाकियों के SRP इससे क्या होने चाहिए, कम, तभी तो वो ऑक्सीकरण विभव ज्यादा अच्छे बनेंगे। जिसका SRP कम वो SOP ज्यादा अच्छा बनेगा। तो हमने बोला
कि अगर NO3 माइनस द्वारा ऑक्सीकृत करवाना है तो जो इसके बाद में जो धातु इसके साथ जुड़ेंगे वो होंगे जिनका SRP का मान इससे कम होगा, क्योंकि जब भी तो SOP का मान ज्यादा होगा। तो इससे कम वाली वैल्यूज कौन कौन सी है? 1 2 3, ये वैल्यू इससे ज्यादा है तो ये इसको ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा। अपने से कम वाले को ही कर सकता है ना, जब भी तो जीतेगा NO3 माइनस। तो यस, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। या मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, मैं ये बोलूंगा कि भाई इनको ऑक्सीकरण में लिखो, उसको अपचयन में लिखो, जोड़ जोड़ के E0 सेल निकालो, जिस जिसके लिए E0 सेल धनात्मक आएगा वो काम हो जाएगा, क्योंकि इसको तो अपचयन ही लेना है, इनको ऑक्सीकरण में कन्वर्ट कर लो, E0 सेल निकाल के जिसके लिए मान धनात्मक आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर वो लेंदी तरीका है, असली तरीका यही सही है कि NO3 माइनस द्वारा ऑक्सीकृत करना है। NO3 माइनस स्वयं अपचयित होगा, NO3 माइनस स्वयं अपचयन करेगा, दूसरों का ऑक्सीकरण करेगा। अगर स्वयं अपचयन करके दूसरों का ऑक्सीकरण करेगा तो हम बोलेंगे SRP NO3 माइनस से जिनका SRP कम होगा वो सब NO3 माइनस द्वारा ऑक्सीकृत होंगे। यानी कि वैनेडियम FeAg। बढ़िया है, ठीक है, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए भैया लीडर बोर्ड के क्या हाल है आज, लीडर बोर्ड के क्या हाल है आज। फर्स्ट नंबर पे है निकी शर्मा, फिर आशु राघव, कृष्णा मुलानी, देवेश बिजारनिया, तन्मय सिंह रावत, आदित्य वर्मा, सुंदरी गुप्ता, लकी, शिवा, गोविंद शर्मा। गुड, तो ये हमारा लीडर बोर्ड है, ये हमारे टॉपर्स हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर और इसके आगे की और बातें करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, हम आगे की और बातें करेंगे। आज हमने E0 सेल को डिस्कस किया है, अगली क्लास में बात करेंगे कि ये सब आया कहां से। ये जो मैं डेटा लिखता हूं Zn का, कॉपर का, निकल का, ये सारे जो मैं डेटा दे रहा हूं, ये डेटा आए कहां से। ठीक है, तो इन डेटा कहां से आए इनका रीजन समझेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे डेल्टा जी का टॉपिक शुरू करेंगे। अभी E0 पढ़ रहे थे ना, फिर डेल्टा G0 पढ़ेंगे। बढ़िया, तो बहुत सारी चीजें होने वाली है नेक्स्ट क्लास में, और मजा आएगा और तरह तरह के सवाल आएंगे। बट तब तक के लिए आपको एक डीपीपी मिली होगी आज, उसे ट्राई करिएगा, जो भी पढ़ाया है उसे अच्छे से रिवाइज करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।